जय श्री राम। साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी, साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर आज रहेगी 22। और इस 22 नंबर क्लास का जो टॉपिक रहेगा विभिन्न मनोवैज्ञानिक, क्योंकि पिछली क्लास का भी यही था, क्योंकि उसमें पूरे मनोवैज्ञानिक नहीं आ पाए थे। मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 12 मनोवैज्ञानिकों का विवरण वहाँ उस क्लास में डाला गया था, और आज 12 से आगे यहाँ पे कंटिन्यू मनोवैज्ञानिकों का विवरण इसके अंतर्गत रहेगा। और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आज की क्लास में पूरे मनोवैज्ञानिक का विवरण नहीं आ पाएगा, एक क्लास और बनेगी, इसलिए आगे वाली जो 23 क्लास होगी वो भी इसी पे रहेगी। पूरा चैप्टर एक वीडियो में, यानी उन तमाम जो जितने भी वैज्ञानिक लिए हैं उनसे संबंधित जानकारी इसके अंतर्गत रहेगी। तो यहाँ से रेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं और एच टेट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास है, साइकोलॉजी स्मार्ट स्टडी क्लास नंबर 22 रहेगी ये। और इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक रहेंगे, और उन मनोवैज्ञानिक से संबंधित जो सिद्धांत हैं, उनसे संबंधित रचनाएं हैं, उनके कार्य हैं, तमाम बातें इसके अंतर्गत रहेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अपने को यहाँ क्या करना है, इस क्लास को अच्छी प्रकार से हमें देखना है और उसका शॉर्ट में नोट्स बनाना है। नोट्स के लिए मैं आपको बार बार आग्रह करता हूँ कि शॉर्ट्स में अपने को क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब तक अपने शॉर्ट में नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक एक अच्छी तैयारी एग्जाम के वक्त अपने नज़दीक नहीं कर पाते हैं। इसलिए नोट्स अवश्य बनाएं आप। इसके अलावा यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन दबा लेवें, ताकि नई क्लास के आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं और आप उस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। सभी क्लासें, ये मैंने पहले भी बताया है कि मनोविज्ञान स्मार्ट स्टडी क्लास के अंतर्गत कुल क्लासें 1 से लेकर के अब तक 21 हो चुकी हैं, और ये 22वीं क्लास है। तो टोटल इन क्लासों को अपने देखें 22-23 क्लास रहेगी टोटल। ये इनका कुल समय देखें तो लगभग आपका 35 घंटे का समय बनता है। तो 35 घंटे में पूरा रीट का, सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और वो भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, यानी ऐसा कोई तथ्य नहीं छोड़ा गया है जो यहाँ पे लिया नहीं गया हो या उससे क्वेश्चन बाहर हो जाए। तो आप इतने शॉर्ट रूप से आप इन क्लासों को लगा करके आप अपना एक अच्छी तैयारी आप एग्जाम की कर सकते हैं। तो आज विभिन्न मनोवैज्ञानिक क्लासों के अंतर्गत अपने चलते हैं। पहला मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है ई बी टिचनर, यानी ये 13 नंबरवा मनोवैज्ञानिक है, 12 का पहले चर्चा कर चुके हैं। ई बी टिचनर, अब ई बी टिचनर महोदय की ये फोटो है आपके सामने यहाँ पे दिखाई जा रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फोटो से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस फोटो को अच्छी प्रकार से देख लें कि ई बी टिचनर की जहाँ फोटो है तो पहचान लेनी है अपने की ये ई बी टिचनर की है। अब ई बी टिचनर का पूरा नाम क्या है, यहाँ देखिए आप, ई बी टिचनर का पूरा नाम एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, यानी ईबी का पूरा नाम है एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, इसलिए इसका शॉर्ट नाम लिखते हैं अपने ई बी टिचनर। तो ई बी टिचनर का जो शॉर्ट, इसका ई बी टिचनर का फुल फॉर्म है वो एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर। तो ये इस प्रकार अपने इसको शॉर्ट लिखते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर, 1867 से 1927। तो या फिर उसकी प्रतिमा दिखाएगी एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर की, तो आप देख लें इस प्रकार इसकी तस्वीर थी एडवर्ड ब्रैडफोर्ड टिचनर की। साइकोलो फाउंड सोसाइटी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट इन 1904 इन स्क्रिप्ट और बस इन फ्रेंड्स। तो इस प्रकार इनसे संबंधित ये जानकारी है। एडवर्ड बी टिचनर, या फिर उनके बारे में यहाँ बताया गया एडवर्ड बी टिचनर। एडवर्ड बी टिचनर, ये टिचनर की फोटो है। स्टूडेंट ऑफ वंडर हु स्पेंट कैरियर एट कार्नेल यूनिवर्सिटी, यानी
कार्नेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये स्टूडेंट रहे हैं, तो फाउंडेड ए स्ट्रक्चरलिज्म बेस्ड preparedly on 110 concepts supposed to explain consciousness by analyzing structural climates। अब चलते हैं इनके विवरण पे, इनका कौन सा सिद्धांत था, कौन सा सिद्धांत इन्होंने दिया, उसी पे अपने चर्चा करते हैं। संरचनावाद की स्थापना, यानी एडवर्ड टिचनर ने क्या किया, संरचनावाद की स्थापना की। विलियम वुंट के शिष्य टिचनर द्वारा अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में की गई, यानी ये अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत इनके द्वारा की गई थी। विलियम वुंट के शिष्य थे ये टिचनर, ये भी ध्यान रखना है कि टिचनर किसके शिष्य थे, विलियम वुंट के शिष्य थे। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में की गई थी। अतः संरचनावाद की स्थापना में वुंट को अग्रणी माना गया है, यानी अंतः संरचनावाद की स्थापना में वुंट को क्या माना गया, अग्रणी माना गया है, क्योंकि टिचनर ने मूलतः वुंट के विचारों को ही थोड़ा परिवर्तित और परिवर्तित कर प्रस्तुत किया। यानी टिचनर ने क्या किया था, वुंट के विचारों को आगे बढ़ाया था, उसको ही परिवर्तित किया था, उसको ही समर्थित किया था। तो इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कौन करते हैं, टिचनर करते हैं। 1898 के शोध पत्र निकाला, 1898 में इन्होंने एक शोध पत्र निकाला था, जिनका शीर्षक क्या था देख लें, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी, यानी इनका शीर्षक था द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। ये उन्होंने जो यहाँ पे आप ध्यान दें 1898 में एक शोध पत्र निकाला था, उसका शोध पत्र का शीर्षक क्या था, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। उनका शीर्षक था द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी था। इसके साथ ही संरचनावाद की औपचारिक स्थापना की गई, यानी जैसे इन्होंने अपना ये शोध पत्र निकाला तो इसी के साथ ही क्या हुआ, संरचनावाद की औपचारिक वो स्थापना हो गई थी। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है कि एक तो अपने उदाहरण के संरचनावाद की स्थापना किसने की, टिचनर ने की। किससे हुई, 1898 में इनके एक शोध पत्र निकाला था इन्होंने, जिसका शीर्षक था द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि निम्न में से ये किसका शोध पत्र है, तो ये ध्यान रखना द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी किसका है, टिचनर का है। और कई बार क्या होता है कि ये भी पूछ रहे थे ऊपर, क्वेश्चन इसी से बना लेते हैं, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी शोध, जो शोध पत्र है ये निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है। तो नीचे उसमें 4 मनोवैज्ञानिकों को नाम दिए गए, जिसमें एक का टिचनर का होगा। तो ये टिचनर का है, अपने को ध्यान रख, कैसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो अपने को उसकी दर से तो एक तो अंतः संरचनावाद की स्थापना के लिए इसको अग्रणी माना जाता है वुंट को, और उसी के अंतः संरचनावाद को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था। तो संरचनावाद की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है, ये ध्यान रखना अपने को, कई बार पूछ लेते हैं इसमें। उसके बाद सेकंड जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं विलियम जेम्स, यानी सेकंड मनोवैज्ञानिक कौन आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं। तो विलियम जेम्स हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, और विलियम जेम्स के से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो विलियम जेम्स की ये तस्वीर है, आप देख लें अच्छी प्रकार से। विलियम जेम्स हैं 26 अगोस्टो 1910 थेलेस एल साइकोलॉजी, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स से संबंधित अपने अभी चर्चा करेंगे। विलियम जेम्स क्वीन हॉई विलियम जेम्स। तो यहाँ अपने को ये विलियम जेम्स की तस्वीर है, ध्यान से आप देख सकते हैं। विलियम जेम्स साइकोलॉजी, यानी ये इसके द्वारा जो अलग अलग जो कार्य किए गए हैं वो इसके अंतर्गत अलग अलग दर्शाए गए हैं। इसके बाद विलियम जेम्स का विवरण आता है। विलियम जेम्स 1842 से 1910, ये काल ध्यान रखना। 14 नंबर के मनोवैज्ञानिक, आज अपने 14 नंबर का मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं अपने ये। तो विलियम जेम्स है वो 1842 से 1910 तक इन्होंने क्या रहा, इनका काल रहा।
तो 1842 से 1910 काल, जन्म न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क शहर अमेरिका के अंतर्गत होता है। चेतन का स्वरूप चेतनात्मक होता है, यानी चेतन का स्वरूप का उनके बारे में बताया इन्होंने। विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत अद्भुत अग्रदूत माना जाता है। यानी विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अद्भुत अग्रदूत माना जाता है। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो इनका जन्म हुआ वो न्यूयॉर्क में हुआ, अमेरिका में। चेतन के स्वरूप के बारे में इन्होंने बताया, चेतनात्मक होता है। और विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अद्भुत अग्रदूत माना जाता है। यानी प्रकार्यवाद की जहाँ बात आती है तो वहाँ विलियम जेम्स से संबंधित होगा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक तो प्रकार्यवाद का ध्यान रखना है, एक अपने को क्या है, इनके जो जन्म है अपने इसका काल है उसका ध्यान रखना है। 1842 से 1910 का इनका काल रहा है। तो न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में इनका जन्म हुआ। चेतन का स्वरूप चेतनात्मक, विलियम जेम्स को प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना जाता है। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। उसके बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं यूथ एड्स एजुकेशन रेगेंट एंड हाइजीन, यानी जी स्टैनली हॉल। यहाँ अपने को ध्यान रखना है, क्या नाम है? जी स्टैनली हॉल। जी स्टैनली हॉल। तो अगले जो मनोवैज्ञानिक है वो जी स्टैनली हॉल है। अब जी स्टैनली हॉल की आप तस्वीर देख लीजिए। ये जी स्टैनली हॉल की तस्वीर है। यहाँ जी स्टैनली हॉल, ये महत्वपूर्ण तस्वीर यहाँ दी गई है। इंट्रोडक्शन, थ्योरी, चाइल्ड डेवलपमेंट, फैक्ट्स एंड बायोग्राफी और एडोलसेंस, इट्स साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी और एथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्स, क्राइम, रिलीजन एंड एजुकेशन, यानी इन पे इन्होंने कार्य किया है। बाय कैंडी फ्लोर्स, जैकलिन ग्रेसिया, डेस्टिनी गोम्स, समथा ओट्सा, अमांडा सोलिज एंड कैटलिन स्नेल। यानी ये एस स्टैनली हॉल की ये तस्वीर है। अपने को ध्यान रखना है कि तस्वीर से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपने को ध्यान रखना है ये क्या है। ये इनकी तस्वीर है जी स्टैनली हॉल की। इस प्रकार के थे स्टैनली हॉल। जी एस हॉल, जी एस हॉल 15 नंबर के मनोवैज्ञानिक। जी एस हॉल ने 1887 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि जी एस हॉल ने 1807 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया था। कब किया? 1887 में। 1887 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पक्का पूछा जाता है आपको। तो एक तो सन ध्यान रखना 1887, दूसरा अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया था। 1882 में अमेरिकन साइकोलॉजी संगठन की इन्होंने स्थापना की। और 1892 में, सॉरी, 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजी संगठन की इन्होंने स्थापना की थी। तो ये दोनों अपने तथ्यों को ध्यान में रखना है। एक तो 1887 वाला अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी की शुभारंभ किया। 1892 में इन्होंने क्या किया? अमेरिकन साइकोलॉजी संगठन की स्थापना की। तो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य है। जी एस हॉल के मनोवैज्ञानिक विचारों में विलियम जेम्स था और विलियम वुंट के दोनों के प्रभाव का संगम देखने को मिला। और इस कारण जी एस हॉल को एक संकर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यानी जब जी एस हॉल के सिद्धांतों को अपने पढ़ते हैं तो उनके आदर्श के अंतर्गत एक तो जी एस हॉल के विचारों के अंतर्गत विलियम जेम्स के विचार पाए जाते हैं और इसके अलावा विलियम वुंट के विचार पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के दो मनोवैज्ञानिकों के विचारों का मिश्रण करके इन्होंने जो आदर्श दिया उसके आधार पे अपने क्या कहते हैं, जी एस हॉल को एक संकर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। यानी इसलिए इसको संकर मनोवैज्ञानिक कहते हैं। तो जी एस हॉल से संबंधित तमाम जानकारियों से अपने को ध्यान में रखनी है। जी एस हॉल, एक तो जी एस हॉल ने 1887 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का शुभारंभ किया, ये ध्यान रखना है। दूसरा 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजी संगठन की स्थापना की। तो 1887
अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजी संगठन की स्थापना की। जीएस हॉल के मनोवैज्ञानिक विचारों में विलियम जेम्स, यानी इसके विचारों में एक तो विलियम जेम्स के, दूसरा विलियम वुंट के, इन दोनों के प्रभाव का संगम देखने को मिला और इसीलिए इस कारण जीएस हॉल को एक संकर मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो इसलिए इनके विचारों में संगम पूछ लिया जाता है कई बार, तो विलियम जेम्स का और विलियम वुड के विचारों का इनके अंतर्गत रहा है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इससे संबंधित 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से यहाँ पे बनते हैं, तीनों को अपने ध्यान में होना चाहिए। यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो वो हमारा छूटना नहीं चाहिए। अगले नेक्स्ट जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं हिप्पोक्रेटस, यानी अगले मनोवैज्ञानिक कौन से आते हैं? हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस आते हैं, हिप्पोक्रेटस। तो हिप्पोक्रेटस की तस्वीर आप देख लीजिए, ये हिप्पोक्रेटस महोदय हैं। तो इस प्रकार यदि कोई तस्वीर से पूछा जाए तो आप हिप्पोक्रेटस को अपने को ध्यान से देख लेना है कि इनकी तस्वीर किस प्रकार की है। आगे ये नेक्स्ट जो तस्वीर दी गई है ये भी हिप्पोक्रेटस की है। हिप्पोक्रेटस मेडिसिन, हिप्पोक्रेटस मेडिसिन, ये हिप्पोक्रेटस है। इसके चलते हैं अब इनकी महत्वपूर्ण तथ्यों पे। हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस के विचारों से व्यक्ति की विभिन्नता के मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान कई बार पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। हिप्पोक्रेटस के विचारों से व्यक्ति की विभिन्नता मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। किन के विचारों से? हिप्पोक्रेटस के विचारों से। किन की? व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत माने जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता मनोविज्ञान की जहां बात आती है तो हिप्पोक्रेटस का ही योगदान है, यानी इन्हीं के विचारों से ही, हिप्पोक्रेटस के विचारों से व्यक्ति की विभिन्नता मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत मानी गई है। मानसिक परीक्षण कार्य की शुरुआत 1880 वाले दशक में से व्यक्ति की विभिन्नता मापने के लिए प्रारंभ की गई। यानी मानसिक परीक्षण कार्य की शुरुआत 1880 वाले दशक से व्यक्ति की विभिन्नता मापने के लिए शुभारंभ की गई थी। यानी व्यक्ति की भिन्नता मापने के लिए किसके शुभारंभ किया गया? मानसिक परीक्षण का शुभारंभ किया गया था कि व्यक्ति की भिन्नता को हम किस प्रकार अपने मापा जा सकता है। ये इससे संबंधित जब आप साइकोलॉजी का पीछे वाला सिलेबस करोगे तो उसमें या मानसिक जो मापन है उसके अंतर्गत दिया गया है, उसमें सब कुछ ये बताया गया है। तो आप उसको पढ़ने के बाद जब आप इनको पढ़ोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है। तो ये अपने को हिप्पोक्रेटस से संबंधित ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। हिप्पोक्रेटस के विचारों से व्यक्तिक विभिन्नता के मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत मानी गई है और मानसिक परीक्षण कार्य की शुरुआत 1880 वाले दशक से व्यक्तिक विभिन्नता मापने के लिए शुभारंभ के लिए की गई है। तो ये हिप्पोक्रेटस से संबंधित यहाँ पे ये जानकारी है। इसके बाद आगे वाले जो नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं हिस्ट्री ऑफ डे, यानी रॉबर्ट एस वुडवर्थ। रॉबर्ट एस वुडवर्थ आते हैं। तो ये वुडवर्थ महोदय की तस्वीर है। तो यदि वुडवर्थ की तस्वीर पूछे पहचान करनी हो तो आपको ध्यान रखना है, तस्वीर को आप जान लीजिए, इस तस्वीर से अपने इनकी तस्वीर की पहचान कर सकते हैं। तो ये वुडवर्थ की तस्वीर है, ये वुडवर्थ महोदय, रॉबर्ट एस वुडवर्थ, पूरा नाम वुडवर्थ, पूरा नाम रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ। यहाँ पे आगे पूरा नाम भी दिया गया है इसका, अपने रॉबर्ट वुडवर्थ के बारे में आप यहाँ पे अपने देखेंगे। वुडवर्थ शॉर्ट नाम है इसका वुडवर्थ। व्यवहारवादी मनोविज्ञानी का ये ध्यान रखना, ये व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों से श्रेणी से संबंधित पूछा जाता है। कई बार क्या है ऑप्शन दिया होता है कि निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का सही क्रम है, तो निम्न में से व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक सही क्रम है तो इस प्रकार ऑप्शन दिए होंगे। एक ऑप्शन में 1 2 3 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक क्रम से नाम लिखे होंगे, इसी प्रकार बी में लिखे होंगे, इसी प्रकार सी में लिखे होंगे, इसी प्रकार डी ऑप्शन में लिखे होंगे।
तो इसलिए अपने को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक का जो सही क्रम में लिखा होगा उसका अपने को चुनाव करना है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखें, वुडवर्थ क्या है, एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है यदि पूछा जाए तो। अब इसका पूरा नाम देख लीजिए, रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ, यानी रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ है, ये इनका पूरा नाम है वुडवर्थ का। जन्म 17 अक्टूबर 1869 को, जन्म कब हुआ, 17 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि 1869 के अंतर्गत इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ। जन्म 1869 को 17 अक्टूबर को, मृत्यु 4 जुलाई 1962 को। 1869 में जन्म होता है और 4 जुलाई 1962 में ये स्वर्ग सिधार जाते हैं। राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इनकी राष्ट्रीयता थी वो कहाँ की थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के ये थे। प्रमुख योगदान क्या है, प्रेरक मनोविज्ञान इनका प्रमुख योगदान है। मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व इन्होंने बताया था कि समर्थक ये रहे हैं। तो प्रमुख योगदान प्रेरक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व करा, ये इसके समर्थक रहे हैं। प्रमुख रचनाएं यहाँ देने वाला, साइकोलॉजी 1929, डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर 1929। तो ये दो महत्वपूर्ण की रचना है, तो साइकोलॉजी 1929, एक डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर 1929। ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी थी। वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया। वुडवर्थ ने किसका किया, गत्यात्मक मनोविज्ञान का वुडवर्थ अध्ययन करते हैं। वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। यानी वुडवर्थ का जो गत्यात्मक मनोविज्ञान है वो चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। तो यहाँ अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है, वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इन्होंने व्यवहारवाद का संरचनावाद के बीच उत्पन्न खाई को पाटने का काम किया। यानी इन्होंने क्या किया, व्यवहारवाद का संरचनावाद के बीच उत्पन्न खाई को पाटने का इन्होंने काम किया था। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनका जो महत्वपूर्ण क्या रहा था, व्यवहारवाद पे इन्होंने कार्य किया। तो उन्होंने व्यवहारवाद का संरचनावाद के बीच उत्पन्न खाई को पाटने, नहीं, व्यवहारवाद और संरचनावाद के बीच जो खाई थी उसको उन्होंने पाटने का काम किया था। ये था व्यवहारवाद, और इधर था संरचनावाद। तो इनके बीच में जो ये खाई थी इसको इन्होंने पाटने का काम किया था। तो इनको दोनों को मिलाने का इन्होंने कार्य किया था। तो इस प्रकार इनको महत्वपूर्ण होता है। वुडवर्थ के मनोविज्ञान में प्रक्रम तथा प्रणोद को अधिक महत्व दिया गया है। यानी वुडवर्थ का जो मनोविज्ञान है उसके अंतर्गत प्रक्रम को तथा प्रणोद को अधिक महत्व दिया गया है। तो ये वुडवर्थ से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण जानकारी थी। एक बार फिर आप देख लीजिए, वुडवर्थ एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। पूरा नाम इनका है रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ, यानी ये इनका पूरा नाम था रॉबर्ट सेशन वुडवर्थ। इनका जन्म हुआ 17 अक्टूबर 1869 को। जन्म कब हुआ, 17 अक्टूबर 1869 को। मृत्यु 4 जुलाई 1962 को, यानी इनकी मृत्यु कब होती है, 4 जुलाई 1962 को इनकी मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीयता संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इनकी राष्ट्रीयता थी वो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। प्रमुख योगदान प्रेरक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व के ये समर्थक थे। प्रेरक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में प्रेरणा के महत्व के समर्थक थे। प्रमुख रचनाएं साइकोलॉजी 1929, डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर 1929, यानी साइकोलॉजी 1929 और डायनामिक्स बिहेवियर 1929 दो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कई बार ये रचनाएं पूछ लेते हैं, ध्यान रखना, रचनाएं विशेष रूप से ध्यान रखनी है अपने को। प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की रचनाओं पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत बार इनसे रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं तो हमारे गलत हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सीधे आप जो नोट्स बुक आप लेके आते हो तो उन बुक से आप पढ़ते हो तो उनमें पूरी रचनाएं हर एक मनोवैज्ञानिक की दी नहीं होती है, महत्वपूर्ण रचनाएं दी होती है जो एग्जाम में पूछी गई हैं। कई बार क्या होता है कि इनकी रचनाओं के बारे में, तो यहाँ पे इनकी जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो यहाँ पे उल्लेखित की गई है। तो आप इन रचनाओं को विशेष रूप से अपने को ध्यान देना है। तो इनकी दो रचनाएं थी, साइकोलॉजी 1929 और डायनामिक्स ऑफ बिहेवियर 1929। वुडवर्थ ने गत्यात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया, यानी वुडवर्थ ने किसका अध्ययन किया, गत्यात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। तो वुडवर्थ का गत्यात्मक मनोविज्ञान चेतना तथा व्यवहार के अध्ययन का ये विज्ञान है।
उन्होंने व्यवहारवाद का संरचनावाद के बीच उत्पन्न खाई को पाटने का काम किया। उन्होंने व्यवहारवाद का संरचनावाद के बीच खाई को पाटने का इन्होंने काम किया था। वुडवर्थ के मनोविज्ञान में प्रक्रम तथा प्रणोद को अधिक महत्व दिया गया है। यानी प्रक्रम और प्रणोद को क्या दिया गया, अधिक महत्व दिया गया है। इस प्रकार वुडवर्थ व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उनसे संबंधित ये विवरण है अपने को अच्छी प्रकार से यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग है वो पूछा जाता है, चाहे वो इनकी किताबें पूछ लें या फिर इनके सिद्धांत से संबंधित पूछ लें या इनका योगदान से संबंधित पूछ लें। तो इसलिए अपने को अच्छी प्रकार से इसको देख लेना है। इसके बाद आगे जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं इवार्ड ली थॉर्नडाइक, यानी ईएल थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक से संबंधित अपने यहाँ पे अभी देखेंगे। थॉर्नडाइक महोदय की तस्वीर है, देख लीजिए आप। क्योंकि कई बार क्या होता है कि तस्वीर से संबंधित भी पूछ लिया जाता है। ये थॉर्नडाइक की तस्वीर, यदि आपसे पूछा जाए तो ये अपने दिमाग में रहनी चाहिए। थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, यानी ये भी क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है भी, थॉर्नडाइक क्या है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। जन्म 31 अगस्त 1874 को। इन थॉर्नडाइक का जो जन्म हुआ था वो 31 अगस्त 1874 को हुआ था। उनकी मृत्यु हुई 9 अगस्त 1949 को। जन्म 1874 को होता है, 31 अगस्त 1874 को, मृत्यु होती है 9 अगस्त 1949 को। एडवर्ड थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के थे, ये ध्यान रखना। ये कहाँ के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कार्य क्षेत्र इनका था टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय, यानी कार्य क्षेत्र था वो टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय था। योगदान था पशु व्यवहार एवं अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में कार्य किया, यानी पशु व्यवहार पे कार्य किया और अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र पे इन्होंने कार्य किया। क्योंकि थॉर्नडाइक के जितने भी प्रयोग है वो किस पे हैं, पशु या पक्षियों पे किए हुए हैं। तो इसलिए इनका जो योगदान था पशु व्यवहार और अधिगम प्रक्रिया क्षेत्र में रहा। आधुनिक के शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं थॉर्नडाइक। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार पूछा हुआ है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है वो थॉर्नडाइक है, ये अपने को ध्यान रखना है। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक है, ये भी ध्यान में रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। पशुओं पर प्रयोग करने वाले ये क्या थे, प्रथम मनोवैज्ञानिक थे। प्रथम मनोवैज्ञानिक है, प्रथम मनोवैज्ञानिक थे किस पे, पशुओं पे प्रयोग करने वाले। तो ये प्रथम मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम मनोवैज्ञानिक पशुओं पे प्रयोग करने वाले। अधिगम का संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया, ये अधिगम का संबंध सिद्धांत इन्होंने क्या किया था, प्रतिपादित किया था। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के समय वयस्कों की वृद्धि के परीक्षण हेतु, बुद्धि के परीक्षण हेतु अल्फा और बीटा टेस्ट का निर्माण किया था। यानी एक तो है अल्फा टेस्ट, अल्फा टेस्ट, और एक है बीटा टेस्ट, बीटा टेस्ट। अब इस टेस्टों के बारे में आप जानते हैं, इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट का निर्माण इन्होंने किया था, बुद्धि परीक्षण के लिए इन्होंने किया था। अब ये क्यों किया गया था, इसके पीछे का भी इतिहास यहाँ पे जब आप साइकोलॉजी क्लास से लगाओगे तो उसमें दिया हुआ है। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका को एक बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों की जरूरत थी। अब सैनिकों की जरूरत थी तो सैनिकों की भर्ती करनी थी, क्योंकि जरूरत तो तभी पूरी होगी जब सैनिकों की भर्ती हो। तो सैनिकों की भर्ती करने के लिए क्या पैमाना अपनाया जाए, ये एक बहुत बड़ी एक समस्या थी उनके सामने। तो इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो इसका समस्या का समाधान के लिए यही थॉर्नडाइक के अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट को काम में लिया गया था। क्योंकि ये क्या है कि सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है।
तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है ये क्या, दोनों जो परीक्षण है, दोनों परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। वो क्या है, शाब्दिक और अशाब्दिक। क्या है, शाब्दिक, और दूसरा क्या है, अशाब्दिक। अब शाब्दिक अशाब्दिक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि शाब्दिकता वो था पढ़े लिखों के लिए और अशाब्दिकता वो था अनपढ़ लोगों के लिए। तो ये जो टेस्ट जो इन्होंने बनाए थे, ये दोनों प्रकार के टेस्ट थे। तो सैनिकों की भर्ती करने के लिए इन टेस्टों से बुद्धि का मापन किया गया लोगों की, यानी सैनिकों की भर्ती के लिए बुद्धि का जो मापन करना था वो इन्हीं टेस्टों से हुआ। पढ़े लिखों के लिए बीटा टेस्ट का किया गया, अल्फा टेस्ट का प्रयोग किया गया, और अनपढ़ों के लिए बीटा टेस्ट का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार यानी यहाँ इन टेस्ट का प्रयोग करके बड़े स्तर पे सैनिकों की भर्ती अमेरिका की सेना में किया गया था। तो तब से ये क्या है, बुद्धि परीक्षण है, बड़े महत्वपूर्ण हुए और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस पे आपके क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए अपने को इनके बारे में ध्यान रखना है। एक बार फिर देख लीजिए, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ, मृत्यु 9 अगस्त 1949 को हुई। एडवर्ड थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के ये थे। कार्य क्षेत्र टीचर्स कॉलेज कोलंबिया विश्वविद्यालय इनका कार्य क्षेत्र था। योगदान पशु व्यवहार एवं अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के ये जनक हैं। पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम ये मनोवैज्ञानिक थे। अधिगम का संबंध सिद्धांत प्रतिपादित इन्होंने किया, और प्रथम विश्व युद्ध के समय वयस्कों की बुद्धि के परीक्षण हेतु अल्फा टेस्ट और बीटा टेस्ट का इन्होंने निर्माण किया। इसके बाद इनकी रचनाएं आती हैं, काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं पूछी जाती हैं, इसलिए इन रचनाओं के बारे में अपने को ध्यान रखना है। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, यहाँ पे अपने को ध्यान देना है। पहली रचना एजुकेशन साइकोलॉजी 1903, यानी पहली रचना थी एजुकेशन साइकोलॉजी 1903 में इन्होंने लिखी थी। दूसरी है द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1905, दूसरी थी एलिमेंट्स ऑफ साइकोलॉजी 1905। तीसरी है एनिमल इंटेलिजेंस 1911, तीसरी थी एनिमल इंटेलिजेंस 1911। चौथी थी द टीचर्स वर्ल्ड बुक 1921। पांचवी थी द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1972। छठी थी द साइकोलॉजी ऑफ वांट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड 1935। सातवीं थी इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट 1940। और आठवीं थी साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक 1922। यानी ये क्या है, ये इनकी कुल मिलाकर के 8 रचनाएं थी, जो आठों की रचनाएं काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसलिए एक बार फिर देख लीजिए आप इनको। पहली रचना है एजुकेशनल साइकोलॉजी 1903, दूसरी द एलिमेंट ऑफ साइकोलॉजी 1905, तीसरी एनिमल्स इंटेलिजेंस 1911, चौथी द टीचर्स वर्ल्ड बुक 1921, पांचवी द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस 1972, छठी द साइकोलॉजी ऑफ वांट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड 1935, सातवीं इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ मेंटल एंड सोशल मेजरमेंट 1940, और आठवीं द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक 1922। ये कुल 8 इनकी ये रचनाएं हैं, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कोई सी भी पूछी जा सकती है। तो इन 8 रचनाओं के बारे में अपने को अच्छी प्रकार से इनको देख लेना है, इनको याद कर लेना है। ये 8 रचनाएं हमें याद होनी चाहिए कि ये थॉर्नडाइक के द्वारा 8 रचनाएं इन्होंने लिखी थी। इसके बाद अगले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं जोहान बी वाटसन। जोहान बी वाटसन, ये वाटसन महोदय की तस्वीर है, आप ध्यान दे लीजिए। ये वाटसन महोदय हैं। यदि तस्वीर से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ये तुरंत पहचान कर लेनी चाहिए। ये वाटसन की ये तस्वीर है। एक बार फिर दूसरी फिर ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में दी गई है, यदि कैसे भी पूछी दी जा सकती है। तो ये वाटसन की तस्वीर है। वाटसन, अब वाटसन किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत हमने पढ़ा है। बहुत अच्छा व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं वाटसन। तो काफी महत्वपूर्ण योगदान है मनोविज्ञान के अंतर्गत वाटसन का। और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हीं के तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, उन्हीं के बारे में भी अपने अध्ययन करेंगे, अभी जानेंगे अपने। चलते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों पे। जेबी वाटसन,
J.B. वाटसन, राष्ट्र अमेरिका के थे ये। जन्म 9 फरवरी 1878 को। जन्म कब है? 9 फरवरी 1878। मृत्यु 25 सितंबर 1958। मृत्यु हुई 25 सितंबर 1958। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया आपको कि व्यवहारवाद के जनक थे। तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। कथन है इनका महत्वपूर्ण, तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये बहुत बार पूछी हुई है, ध्यान रखना। ये इनकी कोटेशन है, ये बहुत बार पूछी हुई है, तो इसलिए इस कोटेशन को अपने को ध्यान रखना है। तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसकी है? वाटसन की है। वाटसन ने ये कहा था कि आप कोई भी बालक दे दो मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ। कई जगह ऐसा भी लिखा जाता है, आप मुझे कैसा भी आप मूर्ख आप मुझे दे दीजिए और आप उसको चपरासी से लेकर के मैं कलेक्टर तक उसको बना सकता हूँ। तो इस प्रकार यानी ये जो कथन था वो वाटसन का था। 1912-13 में साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक विशेष शीर्षक इनका साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिटी न्यूज इट के तहत प्रकाशित किया गया। यहीं से व्यवहारवाद का औपचारिक शुभारंभ माना जाता है। इसे मनोविज्ञान में सामान्यतः व्यवहारवादियों का लोक घोषणा पत्र कहा जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 1912-13 में साइकोलॉजिकल रिव्यू में एक विशेष शीर्षक, यानी साइकोलॉजिकल रिव्यू एक जर्नल है, उसमें साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिटी न्यूज इट, यानी इस शीर्षक से इनका रिसर्च पेपर छपता है, पब्लिश होता है, ये प्रकाशित किया गया। और यहीं से व्यवहारवाद का औपचारिक शुभारंभ माना जाता है, यानी इसी से ही व्यवहारवाद का औपचारिक शुभारंभ माना जाता है। 1912-13 में जो ये शीर्षक से साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिटी इट न्यूज इट के नाम से ये पेपर प्रकाशित हुआ था, तो यहीं से औपचारिक शुरुआत मान ली जाती है व्यवहारवाद की। इसे मनोविज्ञान में सामान्यतः व्यवहारवादियों का लोक घोषणा पत्र कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? व्यवहारवादियों का लोक घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ये तीन चीजें महत्वपूर्ण है, यहाँ अपने को ध्यान रखना है। एक तो व्यवहारवादियों का लोक घोषणा पत्र किसको कहते हैं? साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिटी न्यूज इट, इस शोध पत्र को कहते हैं। एक इनके कथन को ध्यान रखना है, तुम मुझे कोई भी बालक दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। बहुत बार ये पूछा हुआ है, पूछा भी जा सकता है। एक वाटसन के व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। तो यहाँ अपने इन तथ्यों का महत्वपूर्ण रूप से अपने को पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे हुए हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से आप नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आए तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, वो क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद आगे और तथ्य है इसके। 1914 में वाटसन ने दूसरी पुस्तक, इनकी पुस्तक है बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये प्रकाशित होती है। कब होती है? 1914 में इनकी दूसरी पुस्तक आती है बिहेवियर एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी, ये प्रकाशित होती है। व्यवहारवाद के तहत रहते हुए उनके मनोविज्ञान को उन्नत बनाने की कोशिश की, उसे उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहा गया। यानी व्यवहारवाद के तहत रहते हुए उन्होंने मनोविज्ञान को उन्नत बनाने की कोशिश की थी इन्होंने, और इसे उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहा गया। इसमें कई मनोवैज्ञानिकों जैसे गुथरी, हल, स्किनर, टोलमैन, बांडूरा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। यानी इस कार्य के अंतर्गत ये मनोवैज्ञानिक भी जुड़ जाते हैं। व्यवहारवाद के तहत क्या करते हैं? ये मनोविज्ञान को उन्नत बनाने का इनका प्रयास होता है, कोशिश की उन्होंने, इसे उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहा गया। इसे क्या कहा गया? उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहा गया। तो ये पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना। इसमें कई मनोवैज्ञानिकों जैसे गुथरी है, हल है, स्किनर है, टोलमैन है, बांडूरा है आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी तथ्य अपने को ध्यान में रखना है। 1914 में वाटसन की दूसरी पुस्तक बिहेवियर एंड इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव साइकोलॉजी प्रकाशित होती है। ये किसकी है? ये इन्हीं की पुस्तक है, वाटसन की पुस्तक है। तो वाटसन की पुस्तक अपने को ध्यान में रखना है। तो उसके बाद इन्होंने मनोविज्ञान को उन्नत बनाने में कोशिश की, इसे उत्तरकालीन व्यवहारवाद कहा जाता है, इसको भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक के साथ जुड़े गुथरी है, हल है, स्किनर है, टोलमैन है, बांडूरा है, ये इनके काल के रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। तो इसलिए इनका अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे आते हैं गुथरी। गुथरी का समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत। गुथरी का समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत,
ये गुथरी महोदय की फोटो है, ध्यान से देख लीजिए आप। ये गुथरी के बारे में पूछा जा सकता है। गुथरी कंटिन्यूअस थ्योरी यानी गुथरी का समीपता अनुबंधन का अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा था। समीपता अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? ये किसका है? गुथरी का है। तो इसलिए अपने को इन सिद्धांत का भी अपने को ध्यान रखना है और इस डायग्राम्स का भी ध्यान रखना है, इनकी तस्वीर का भी ध्यान रखना है। गुथरी का अधिगम सिद्धांत यानी जो गुथरी का अधिगम सिद्धांत है, गुथरी का अधिगम सिद्धांत समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। तो इनका सिद्धांत था वो समीपता अनुबंधन का सिद्धांत था। तो इस प्रकार एडमिन जो गुथरी के सिद्धांतों को हम ट्रिक और चित्र के माध्यम से समझेंगे यहाँ पे। जैसे ये आप बॉक्स में जो इसका बिल्ली का जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या होता है कि इससे गोली चलाई जाती है और जैसे ही गोली चलती है तो वो आवाज सुन करके अपने आप को सुरक्षित करने का वो प्रयास करती है। तो गोली की आवाज सुनकर बिल्ली डर जाती है और सुरक्षित रहने के लिए वो भागने का प्रयास करती है। ये पहली प्रतिक्रिया बिल्ली की होती है। जैसे गोली की आवाज सुनेगी, ये ऊपर जो पिस्टल दे रखा है यहाँ से गोली चलाई जाती है, आवाज सुनती है तो वो डरती है और डरने के बाद अपने आप को सुरक्षित करने का वो प्रयास करती है। जब वो भागने का प्रयास करती है तो सबसे छोटे रास्ते को वो चुनती है, क्योंकि सबसे छोटे रास्ते का वो चुनाव करेगी ताकि वो जल्दी से सुरक्षित हो जाए या जल्दी वो अपने आप को सुरक्षित कर ले। तो इस प्रकार यानी ये समीपता का जो सिद्धांत है वो इसी प्रकार इस यहाँ से स्पष्ट किया गया है। तो इस प्रकार अपने समीपता के अनुबंधन सिद्धांत को अपने अच्छी प्रकार से ऐसे अपने समझ सकते हैं कि किस प्रकार समीपता का अनुबंधन सिद्धांत है वो काम करता है। E.R. गुथरी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखना। गुथरी यहाँ पे ये पूछ लिए जाते हैं व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। तो E.R. गुथरी क्या है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सीखने के सामीप्यता की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण माना, यानी सीखने के सामीप्यता की भूमिका को महत्वपूर्ण इन्होंने माना था। ये इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि सामीप्यता का ध्यान रखना है, अपने को समीपता का ध्यान रखना है। E.R. गुथरी एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने की सामीप्यता भूमिका को काफी महत्वपूर्ण इन्होंने माना था। तो ये इनका एक मनोविज्ञान में एक महत्वपूर्ण योगदान है जो गुथरी का महत्वपूर्ण रहा है। अगला आता है प्रबलन सिद्धांत यानी पुनर्बलन सिद्धांत C.L. हल। प्रबलन सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत C.L. हल। ये हल महोदय की तस्वीर है, आप देख लीजिए। काफी महत्वपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो प्रबलन सिद्धांत यानी पुनर्बलन सिद्धांत C.L. हल का ये सिद्धांत है। C.L. हल, क्लार्क एल हल, इसका पूरा नाम है C.L. हल का क्लार्क एल हल। ये ध्यान रखना, C.L. हल से भी पूछा जा सकता है और क्लार्क एल हल से ही पूछा जा सकता है। तो C.L. हल, क्लार्क एल हल। राष्ट्रपिता ये अमेरिका के थे, यहाँ पे ध्यान रखना अपने अमेरिका के थे। जन्म 24 मई 1884 को, मृत्यु 10 मई 1952 को। तो जन्म कब होता है? 24 मई 1884 को, मृत्यु 10 मई 1952 को। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो थोरनडाइक के प्रथम प्रभाव का नियम और पाउलो के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण किया है इन्होंने। यानी हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत प्रतिपादन किया। किसका किया? प्रणालीबद्ध व्यवहार का, प्रणालीबद्ध व्यवहार का, प्रणालीबद्ध व्यवहार का इन्होंने प्रतिपादन किया। तो ये जो इनका जो प्रणालीबद्ध व्यवहार था, यानी हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया
जो थोरनडाई के प्रभाव के नियम से ये प्रेरित था। थोरनडाई के प्रभाव के नियम से और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के नियम के मिश्रण था ये दोनों का। तो थोरनडाई के प्रभाव के नियम का और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन के नियम का ये मिश्रण करके उन्होंने क्या निकाला, जो अपना एक सिद्धांत दिया वो थिया प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत दिया था इन्होंने थोरनडाई के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रबलन, पुनर्बलन या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया। क्या दिया? प्रबलन दिया, पुनर्बलन दिया और आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने प्रकल्पित निगमनात्मक विधि का उपयोग करके अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति को अन्य व्यवहारवादियों के मनोविज्ञान से भिन्न किया। यानी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रकल्पित निगमनात्मक विधि का उपयोग करके अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति को अन्य व्यवहारवादियों के मनोविज्ञान से क्या कर दिया, इन्होंने भिन्न किया। तो ये इनका क्या है, एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ अपने एक बार देख रहे हैं, CL हल फुल फॉर्म है क्लार्क एल हल, राष्ट्रीयता अमेरिका के हैं, जन्म 24 मई 1884 को, मृत्यु 10 मई 1952 को हुई। हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो थोरनडाई के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण था। इन्होंने थोरनडाई के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए प्रबलन, पुनर्बलन, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत दिया। ये बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना कि प्रबलन किसका सिद्धांत है या पुनर्बलन किसका सिद्धांत है, या प्रबलन या पुनर्बलन से संबंधित है तो क्लार्क एल हल संबंधित है। तो इसलिए अपने को यहाँ ये बार बार पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है ये किसका है। इन्होंने प्राकल्पिक निगुणात्मक विधि का उपयोग करके अपनी मनोवैज्ञानिक पद्धति को अन्य व्यवहारवादियों के मनोविज्ञान से भिन्न किया है। जो अन्य व्यवहारवादियों का जो उनकी थ्योरी थी अपने मनोविज्ञान की, उस थ्योरी से इनकी थ्योरी कुछ अलग आती है। अपनी थ्योरी को उन्होंने अलग बनाया। तो ये निगुणात्मक विधि का इन्होंने प्राकल्पिक निगुणात्मक विधि का प्रयोग करके इन्होंने ऐसा किया था। तो इस प्रकार ये आज की क्लास के अंतर्गत टोटल आज तक अपने 21 मनोवैज्ञानिकों का अपने क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। और जो 21 मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन किया काफी महत्वपूर्ण है, सभी का यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप यानी क्लास नंबर 21 जिसमें 12 मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन हुआ और क्लास नंबर 22 आज वाली, इसके अंतर्गत अपने टोटल यानी 13 से लेकर के 21 तक अपने यहाँ कर चुके हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के 10 मनोवैज्ञानिकों का यहाँ पे अध्ययन होता है। तो ये 21 मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन आज तक हम कर चुके हैं, बाकी रहे वो अपने नेक्स्ट क्लास नंबर 23 में आएंगे। तो इसलिए आप पहली क्लास को आप लगाइए पहले, उसके बाद ये दूसरी क्लास देखिए, फिर तीसरी क्लास देखिए, ताकि आप क्रम वाइज सभी मनोवैज्ञानिकों का आप जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो आपके याद कर लेंगे और आपके निगाह में आ जाएंगे। आप उसका व्यवहार में आपके डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि स्मार्ट स्टडी क्लास 1 से लेकर के टोटल आज तक की 22 क्लासें हो सके, 22 क्लासों को पहले आप लगाइए, शॉर्ट्स नोट्स आप बनाइए इससे, और इसके जैसे ही अपने 23वीं क्लास मनोवैज्ञानिकों की हो जाएगी, उसके तुरंत बाद जो 24वीं क्लास हमारी आएगी वो क्लास आएगी MCQ की, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो जिसको टेस्ट अपने कहते हैं। तो टेस्ट सीरीज अपनी शुरू होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे और उन क्वेश्चनों को हमें आप उन टेस्ट सीरीज को अपने को करना है, पता चले ताकि हमारे कितने क्वेश्चन सही हैं। तो इसलिए आप इन क्लासों को आप क्रम वाइज प्रत्येक क्लास को आप लगा लीजिए, 1 से लेकर के टोटल 23 तक ये क्लासें आप लगाओगे, तभी जाकर के आपके वो टेस्ट में आपको फायदा हो पाएगा। यदि आप सीधा टेस्ट देना चाहते हो तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, आपको 1 से लेकर के 23 तक क्लासों को लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको टेस्ट का फायदा मिलेगा। तो इसलिए आप इन क्लासों को लगाइए और अधिक से अधिक उन टेस्ट का फायदा उठाइए और एक अपनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस क्लास का फायदा उठा सकें। और आपके जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की करें, चाहे वो सेकंड ग्रेड की करें, फर्स्ट ग्रेड की करें, HTET की करें, CTET की करें, उनको भी आप इस लिंक को शेयर करें ताकि वो भी क्या है इसका फायदा उठा सकें। तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके जानकार को ये लिंक शेयर जरूर करें
ताकि वो भी क्लास का फायदा उठा सके और आने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो टेस्ट आएंगे, उनका भी उनको फायदा मिल सके। तो आप अधिक से अधिक लिंक को शेयर करें और लोगों तक उनको पहुंचाएं। और इससे पहले आप सुनिश्चित कर लें कि आपने क्लास 1 से लेकर के 23 तक क्लासें लगा ली क्या, और आगे आप MCQ की क्लासों के लिए क्या आप तैयार हैं। तो एक अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको समय मिलता है, तुरंत आप कोई भी क्लास आप खोल कर उसको आप बैठ जाइए और आप उसको अच्छी प्रकार से आप जान सकते हैं, उसका प्रत्याशमन कर सकते हैं, बार बार उसको दोहरा सकते हैं। जब कोई चीज़ बार बार दोहराई जाती है तो हमारे व्यवहार के लिए वो सरल बन जाती है, और सरल बनते ही अपने व्यवहार में डेवलप हो जाती है। यही सीखने का एक तरीका है, यानी सीखना होता है वो ऐसे ही होता है, और इसके अलावा कोई दवा नहीं है। तो आप बार बार कोई चीज़ को दोहराते रहिए, बार बार दोहराओगे अपने व्यवहार के लिए, वो सरल बनती जाएगी, और एक समय में इतनी सरल बन जाएगी कि व्यवहार में आपके क्या हो जाएगी, वो डेवलप हो जाएगी। तो इसलिए अब क्लासों को आप बार बार लगाइए, बार बार देखिए, बार बार टेस्ट दीजिए, ताकि अपने यहाँ पे अपने को फायदा मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय